एक समय की बात है। भावनगर नामक गांव में समक नाम का एक आदमी रहता था। वो रेलवे में नौकरी किया करता था। वो टिकट चेकर का काम करता था। वो सुबह तैयार होकर ट्रेन में निकल जाता और हर ट्रेन में जा जाकर लोगों के टिकट चेक किया करता था। कई सालों से वो ये काम बड़ी ही ईमानदारी से किया करता था। जिस भी ट्रेन में वो टिकट चेक करने जाता, उस ट्रेन में उसके नाम का खौफ था, क्योंकि वो बिना टिकट यात्रियों को कैसे भी करके ढूंढ निकाला करता था और उन पर रेलवे के कानूनों के हिसाब से फाइन लगाया करता था। लेकिन समक दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो गरीब और मजबूरों के लिए अपने पैसों से टिकट खरीद कर दिया करता था। भावनगर के पड़ोस के चावनगर गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था और वो हमेशा ही बिना टिकट ट्रेन में यात्रा किया करता था और अपने गांव के लोगों को बड़े ही शान से बताया करता था। अरे काका, पता है आज मैं भावनगर गया था, भावनगर, वो भी बिना टिकट, और देखो तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया। अरे सुनील, ध्यान से चला कर, तुझे पता है भावनगर से चावनगर में समक की ड्यूटी लगी है। वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रियों को पकड़ लेता है। अरे समक हो या चमक, सुनील को पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, समझा? चल मैं तुझे तरकीब बताता हूँ। और इस तरह से सुनील सभी गांव वालों को बिना टिकट यात्रा करने के लिए उकसाया करता था और चावनगर के लोग सुनील की तरकीबों के बारे में जानकर अब बिना टिकट यात्रा करने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भाई देखो बच्चों, बिना टिकट यात्रा करना गलत है। तुम लोग ऐसा मत किया करो, अगर पकड़े गए तो गांव का नाम बदनाम होगा। अरे काका, काहे का गांव का नाम बदनाम होगा? इतनी महंगाई है, अगर हम टिकट के पैसे बचा लेते हैं तो आपको क्या, चलो बैठ के हुक्का पियो चुपचाप। सुनील ऐसा कहकर गांव के लोगों को चुप कराया करता था। धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैलने लगी और इस बात का पता जब समक को चला तो उसने ठान लिया कि वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रा करने वाले चावनगर के यात्रियों को पकड़कर ही रहेगा। एक दिन जब सुनील बिना टिकट यात्रा कर रहा था, तभी अचानक समक उसके डिब्बे में आ पहुंचा और उसने इशारा कर दिया और दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने डिब्बे का रास्ता रोक लिया। सुनील ने अपने आप को फंसता देखकर वहां से भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश में उसका पैर फिसला और रुकी हुई ट्रेन से वो बाहर जा गिरा। उसके सिर पर काफी चोट आई। समक उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया और उसने वहां उसका इलाज खूब अच्छे से करवाया, लेकिन साथ ही उसने सुनील पर बहुत बड़ा फाइन भी लगाया। समक ने सुनील को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बिना टिकट यात्रा करना बहुत बड़ा अपराध है। आज भागने की कोशिश में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सुनील को सबक मिल चुका था और उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद किया और समक का भी, और फिर कभी बिना टिकट यात्रा ना करने की कसम खा ली। एक समय की बात है। एक गांव में महेंद्र नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और नेक था। उसका एक बेटा था सुशील। महेंद्र अपने बेटे सुशील से बहुत प्यार करता था और वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। महेंद्र हर रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाया करता था, जैसे गुड़िया, कठपुतली, जादुई सुंदर सुंदर बक्से, और उन्हें बनाकर गांव में बेचा करता था। यही उसकी कमाई का एक जरिया था और वो अपने छोटे से परिवार के साथ कम कमाई होने के बावजूद भी खुशी से रहा करता था। महेंद्र की पत्नी कमला भी गांव में लोगों के खेतों में काम किया करती थी और सुशील गांव के स्कूल में पढ़ा करता था और खाली समय में गांव के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। एक दिन जब सुशील अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तभी अचानक खेलते हुए उसके हाथ से उसके एक दोस्त का बहुत महंगा बैट टूट गया। बैट को टूटता हुआ देखकर उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे ये क्या सुशील, तूने मेरा बैट तोड़ दिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा यार, यह गलती से टूट गया। मैं तुझे कल नया बैट जरूर लाकर दूंगा। अरे तू नया बैट कहाँ से लाकर देगा, तू तो गरीब है ना। और सुशील और उसका दोस्त आपस में लड़ने लगे, लेकिन वहाँ खड़े बाकी लड़कों ने उनको छुड़ाया और वो सभी अपने घर चले गए।
महेंद्र जब घर आता है तो सुशील को उदास देखकर उससे पूछता है, अरे सुशील बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो तुम? क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? सुशील ने अपने पापा को सारी बात बताई और फिर से रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर महेंद्र ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें एक की जगह 2 बैट लाने की। महेंद्र की ये बात सुनकर उसकी बीवी उससे कहती है, आपको पता है ना कि आप नया बैट नहीं ला के दे सकते। चल बेटा आजा, खाना खा के सो जा। और ऐसा कहकर वो खाना खिलाकर सुशील को सुला देती है। लेकिन दोनों के सोने के बाद महेंद्र को इस बात की फिक्र होती है कि वो अपने बेटे को बैट कहाँ से लाकर देगा। तभी अचानक उसकी नज़र घर पे पड़े एक बहुत मजबूत लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है और उसे देखकर महेंद्र को एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने औजार निकालता है और उस लकड़ी के टुकड़े से 2 बहुत ही शानदार बैट बनाता है। दिखने में वो बैट बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगले दिन सुबह जब सुशील उठता है तो महेंद्र उसे वो दोनों बैट देकर कहता है, बेटा ये लो, मैंने कहा था ना तुम्हें एक की जगह मैं 2 बैट ला कर दूंगा। वुड कार्विंग वाले बैट देकर सुशील बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर उन्हें थैंक यू बोलता है। थैंक यू पापा। एक बैट वो अपने दोस्त को वापस कर देता है और दूसरे बैट से खुद खेलने लगता है और उसके सभी दोस्त उससे ऐसा ही बैट लाने की मांग करने लगते हैं। और सुशील अपने पापा से कहकर अपने सभी दोस्तों के लिए वुड कार्विंग वाले बैट बनाता है और सभी दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचा करता था। वो काफ़ी मेहनती था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो अच्छी कमाई नहीं कर पाता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका पुश्तैनी काम था। उसके पिताजी ने उसे यह काम सिखाया था। उसका एक भाई था किशन। किशन शहर में रहता था और वहाँ पर कई तरह के गलत धंधे किया करता था, जिससे उसके पास काफ़ी पैसे थे और वो बड़े ही शानो शौकत से रहा करता था। लेकिन किशन बहुत ही बेईमान और लालची था। मोहन की दुकान सड़क के बिल्कुल ही पास थी। इस कारण किशन की नज़र हमेशा अपने भाई मोहन की दुकान पर लगी रहती थी और वो किसी न किसी तरह से उस दुकान को हथियाना चाहता था। एक दिन किशन मोहन के पास आकर उससे कहता है, अरे भाई, तुम्हारी हालत तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है। अरे तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? शहर आ जाओ मेरे पास, देखो मैं कितने शान से रहता हूँ। नहीं भैया, हमारे पिताजी ने पूरी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाकर ही गुजारा किया है और मुझे और आपको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। देखो तो कितने प्यारे बर्तन बनते हैं। मेरा इससे सही गुजारा हो रहा है और मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला है। अब तो सरकार हम जैसे कारीगरों को काफी बढ़ावा दे रही है। उसकी बात सुनकर किशन कहता है, हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकार और ये तुम्हारा काम पता नहीं कब तक चलेगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाकी अगर जब तुम्हारा दिल करे दुकान मुझे दे देना, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किशन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रात में आकर मोहन की दुकान में आग लगा देता है और मोहन के सभी बर्तन और सामान जलकर राख हो जाता है। मोहन का सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वो अपने सुध-बुध गंवा चुका था और बेसुध होकर जंगल में कहीं भी चला जा रहा था। तभी उसे अचानक एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार आदमी मिलता है। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और उसकी बहुत खातिर करता है। कुछ ही दिनों में वो आदमी ठीक हो जाता है और उसे ऐसा कहकर चला जाता है कि उसकी समस्या का हल उसी पेड़ के नीचे है जहां वो उसे मिला था। उस आदमी के जाने के बाद मोहन सीधा उसी पेड़ के नीचे जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पेड़ पर तरह तरह के बर्तन टंगे हुए थे। सोने, चांदी और मिट्टी के बर्तन, स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन भी। मोहन मन ही मन उस आदमी का धन्यवाद करता है और वो सारे बर्तन उस पेड़ से उतार लेता है और अपनी दुकान की साफ सफाई कर वहाँ बेचने लगता है।
देखते ही देखते उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं और सोने, चांदी और एल्युमिनियम वगैरह के बर्तनों से उसकी काफी अच्छी कमाई होती है, जिससे वो फिर से अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर देता है। और अब वो मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ सोने, चांदी, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन भी बेचने लगा था, जिससे वो माला माल हो गया था। और अभी भी कभी कभी वो जादुई पेड़ उसे तरह तरह के बर्तन देता था। मोहन अपनी नेकदिली और सच्चाई के कारण दिन पर दिन उन्नति कर रहा था और इधर किशन को उसके गलत धंधों के कारण पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे जेल की सजा हो गई थी। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। 10 रुपए का बंद रेसिपी। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका पिंकू नाम का एक बेटा भी था। रामू दिन भर शहर जाकर मजदूरी किया करता था और पिंकू स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों बाप बेटा अपने इस हालात में भी बड़े खुशी से रहा करते थे, क्योंकि वो दोनों ईमानदारी से रहते थे। उसी गांव में श्यामू नाम का एक आदमी भी रहता था। वो गांव में बर्गर बन का ठेला लगाया करता था। वो बहुत लालची और धूर्त किस्म का इंसान था। उसके बनाए बंद बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, लेकिन वो बंद को बहुत महंगे दामों में बेचा करता था। एक दिन स्कूल के सामने श्यामू का ठेला देखकर पिंकू का मन बंद खाने का हुआ, तो उसने श्यामू से पूछा, अंकल अंकल, यह बंद कितने का दिया? उसकी बात सुनकर श्यामू ने उसे डांटते हुए कहा, अबे रोज पूछता ही रहता है, खाएगा भी किसी दिन। अच्छा तू तो रामू का बेटा है ना, तेरे पास तो पैसे होंगे ही नहीं। जा बेटा जा जा जा, टाइम खराब मत कर। उसकी बात सुनकर पिंकू बड़ा ही मायूस होकर घर आ गया और रात को उसे मायूस देखकर रामू ने उससे पूछा, क्या बात है पिंकू बेटा, इतने उदास क्यों हो? पिंकू ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रामू ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस इतनी सी बात है। जब मैं शाम को शहर से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए बर्गर और बंद ले आऊँगा। हम उसे घर पे ही फ्राई करके खा लेंगे। अपने पापा की बात सुनकर पिंकू खुश हो गया और अगले दिन रामू जब अपना काम खत्म करके शहर में बंद लेने एक दुकान पर गया तो वहाँ पे उसने श्यामू को देखा। अरे ये श्यामू यहाँ क्या कर रहा है, चलो इसका पीछा करता हूँ। रामू श्यामू के पीछे हो गया। उसने देखा कि श्यामू ने एक बर्गर की बंद की दुकान से बहुत सारे बर्गर खरीदे और वो भी बिल्कुल सस्ते में। और उसके बाद श्यामू थोड़ी दूरी पर एक दुकान में गया और उसने वहाँ से केमिकल की एक शीशी खरीदी। दुकान वाले ने उससे पूछा, हाँ भाई श्यामू, कैसा चल रहा है तेरा धंधा? अरे सही चल रहा है दादाजी, ये तो बस आपके केमिकल का कमाल है कि 5 रुपए वाला बंद फुलाकर इतना बड़ा हो जाता है कि मैं 50 में बेचता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर रामू समझ गया था कि श्यामू बच्चों को केमिकल वाला बंद खिला रहा है। रामू अपने बेटे पिंकू के लिए ढेर सारे बंद लेकर घर आ जाता है और उसे वो बड़े ही स्वादिष्ट बंद घर में बनाकर खिलाता है। बंद खाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, थैंक यू पापा, लेकिन यह बंद तो श्यामू चाचा के बंद से बहुत छोटे हैं। पिंकू की बात सुनकर रामू पिंकू को सारी बात बताता है। पापा की बात सुनकर पिंकू उनसे कहता है, पापा तब तो हमें श्यामू चाचा को सबक सिखाना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ स्कूल, हम मास्टर जी को सारी बात बताते हैं। अगले दिन रामू पिंकू के साथ स्कूल जाकर स्कूल के हेडमास्टर जी को सारी बात बताता है। क्योंकि श्यामू का ठेला स्कूल के बाहर ही लगा करता था, तो इसीलिए हेडमास्टर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस के साथ मिलकर श्यामू के ठेले पर छापा मारते हैं और उन्हें वहाँ से ढेर सारे बर्गर और केमिकल मिलता है। वो श्यामू को जेल में बंद कर देते हैं। श्यामू के पकड़े जाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, पापा पापा, आप भी तो स्वादिष्ट बर्गर बंद बनाते हैं, क्यों ना हम बच्चों को भी ये खिलाएं, और हाँ, उनसे पैसे जरूर ले लेना। अपने बेटे पिंकू की बात मानकर रामू जब भी उसके पास काम नहीं होता था स्कूल के बाहर 10 रुपए का बर्गर बन बेचा करता था, और वो भी एकदम साफ सुथरा और बिना केमिकल की मिलावट के। एक गांव में किशनू नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो खासकर कुएं और सुरंग खोदने का काम किया करता था। वो कैसी भी जमीन पर कुआं और सुरंग खोद दिया करता था, जिनसे कि ताज़ा ताज़ा पानी निकला करता था। आसपास के गांव के लोग उसे कुएं साफ करने और सुरंगें खोदने के लिए बुलाया करते थे। एक दिन रतनपुर गांव के छगन सेठ ने उसे काम के लिए बुलाया।
किश्नू उनके पास चला गया। नमस्ते सेठ जी, आपने काम के लिए बुलाया था, कहिए क्या काम है? किश्नू को देखकर छगन सेठ ने कहा, अच्छा तो तू है किश्नू भाई, सुना है तू बड़ी अच्छी अच्छी सुरंग खोद देता है। मेरे घर के बाहर एक पुराना कुआं है, उसे साफ करके वहाँ एक सुरंग खोदनी है बेटा, जिससे पानी आ जाए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं खोद दूंगा, आप दिखाइए तो सही। छगन सेठ किश्नू को अपने खेतों के बाहर एक पुराने कुएं में ले जाता है। कुएं को देखकर किश्नू उससे कहता है, सेठ जी आप बेकार इस कुएं की सफाई करवा रहे हैं, यहाँ तो पानी वानी निकलने के कोई चांस नहीं है। अबे तुझे तो सफाई करने और सुरंग खोदने से मतलब है, पानी निकले या ना निकले। छगन सेठ के कहने पर किश्नू उस कुएं की सफाई कर देता है और वहाँ पर एक सुरंग खोदकर उसे बांस से अच्छी तरह ढक देता है। बांस से ढकने के बाद वो एक बांस की टनल बन जाती है और कुआं एक बांस के कमरे में बदल जाता है। काम पूरा होने के बाद छगन सेठ किश्नू को बहुत ही कम पैसे देता है और उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। किश्नू के जाने के बाद छगन सेठ अपना सारा ब्लैक का पैसा, सोना चांदी उस टनल में जमा कर देता है और हंसते हुए कहता है, आने दो इनकम टैक्स वालों को, उन्हें मेरे घर कुछ नहीं मिलेगा अब। अगले दिन पुलिस वाले और इनकम टैक्स वाले छगन सेठ के घर पर छापा मारते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी ब्लैक का पैसा नहीं मिलता है। ये खबर अखबार में छपती है। छगन सेठ के घर पर छापा पड़ने और उसका ब्लैक का पैसा बताने वालों को इनाम देने की खबर जब किश्नू अखबार में पढ़ता है तो वो सीधा पुलिस के पास जाता है और उन्हें बांस की टनल और कमरे के बारे में बताता है। पुलिस किश्नू के साथ जाकर वहाँ छापा मारती है और छगन सेठ का सारा ब्लैक का पैसा जमा कर लेती है। किश्नू को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया जाता है। अब किश्नू बांस की टनल और ईमानदारी की वजह से बहुत अमीर हो जाता है और अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाने लगता है और छोटी सी दुकान खोल लेता है। जादुई घर और खेती। एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत अच्छा और नेक था। वो शहर से खेतीबाड़ी की परीक्षा पास कर गांव आया था और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी उस गांव में थोड़ी सी जमीन थी और वो बाकी गांव वालों के साथ छोटे छोटे मकानों में रहा करता था। उसने गांव आने के बाद लोगों को खेती की काफी उन्नत तकनीकें सिखाई। सुशील द्वारा बताई गई खेती की उन्नत तकनीकों के कारण गांव वालों की काफी अच्छी फसल होने लगी थी, जिससे उनका काफी अच्छा मुनाफा होने लगा था और वे लोग अच्छी जिंदगी जीने लगे थे। और एक दिन गांव वालों ने सुशील का सम्मान करते हुए उससे कहा, सुशील बेटा, तुम्हारे आने के बाद तो गांव की रूपरेखा ही बदल गई है। तुम्हारी बताई तकनीक के कारण ही हम लोग इतनी अच्छी फसल उगा पा रहे हैं। काका, ये तो मेरा फर्ज है, मेरी भी इस गांव के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही चालाक और लालची जमींदार रहता था, जिससे कि पहले सभी गांव वाले कर्जा लिया करते थे। वो गांव वालों की उन्नति देखकर बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, सभी गांव वालों के कर्जे के कागजात निकालिए। मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकता कि सभी गांव वाले आगे बढ़ें और उन्नति करें। इससे हमारा काम कैसे चलेगा? जी मालिक। और जमींदार सभी गांव वालों को ये बोलकर धमकाता है कि उन्होंने उसका काफी कर्जा देना है और वो कर्जा देने की मियाद खत्म हो चुकी है, और वो अपने बदमाशों को गांव वालों की जमीन पर कब्जा करने भेजता है। सुशील जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, लोगों की फसल अब अच्छी हो रही है, हमें कुछ दिन और दीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नहीं, तुम कौन हो? ज्यादा नेता बनते हो इनके, मारो इसे। और ऐसा कहते ही जमींदार के गुंडे उन सबको मारने लगते हैं और उन्हें मारकर जंगल में भगा देते हैं। परेशान होकर सुशील भगवान से मदद की गुहार करता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो सुशील को एक बीज देकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल ये बीज है, इसे ले जाकर अपने गांव में लगा दो।
तुम्हारा भला होगा। सुशील वो बीज लेकर भगवान का धन्यवाद करता है। जमींदार के गुंडों के जाने के बाद सभी लोग गांव में वापस आ जाते हैं और सुशील वैसा ही करता है जैसा जंगल के देवता ने कहा था। सुशील के बीज लगाते ही वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ उगाता है जिस पर अलग अलग डिजाइन के घर टंगे हुए थे। गांव वाले जैसे ही घर उतार कर जमीन पर रखते हैं वे घर बहुत बड़े बड़े घरों में बदल जाते हैं। गांव वाले भगवान का धन्यवाद करते हैं और वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी फसलें भी लहलहा रही थी और उनमें गेहूं उगाई थी, लेकिन वो भी सोने और चांदी के दानों वाली। गांव वाले अपने अपने खेतों में जाकर सोने और चांदी के दानों वाली गेहूं तोड़ लेते हैं और उसे ले जाकर जमींदार को देकर अपना कर्जा पूरा करते हैं। जमींदार भी इतना सारा सोना चांदी देखकर लालच में आ जाता है और सभी गांव वालों की जमीन के कागज उन्हें वापस कर देता है और इस तरह से जादुई घर के पेड़ के कारण सभी गांव वालों की किस्मत बदल जाती है। मधुमक्खियों का छत्ता और डाकू। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो वन विभाग में बहुत ही ऊंचे पद पर काम करता था। वो बहुत होशियार, बहादुर और ईमानदार वन ऑफिसर था। एक बार उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे बुलाते हुए कहा, देखो श्याम, मैं तुम्हें काला वन में भेज रहा हूँ। वहाँ पर डाकू चंगू राम का आतंक फैला है और वो जंगल से वन संपदा काट काट कर बेच रहा है। तुम्हें वहाँ जाकर उसे काबू करना होगा। जी सर, जैसी आपकी आज्ञा। और अगले ही दिन श्याम काला वन के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाकर देखता है कि सभी लोग चंगू डाकू से बहुत डरे हुए थे और उसका वहाँ बहुत आतंक था। लेकिन श्याम अपनी सूझबूझ से चंगू डाकू के कामों पर काफी हद तक काबू पा लेता है। ये देखकर चंगू डाकू बहुत गुस्सा होता है। कौन है वो नया ऑफिसर? उसे सबक सिखाना ही होगा। चलो आज ही हमला करते हैं। अरे नहीं सरदार, अभी तो वो अपने घर गया हुआ है, जब वापस आएगा तब देख लेंगे। ठीक है। श्याम अपने बीवी और बच्चे से मिलने अपने घर आया हुआ था। उसके बेटे चिंटू की स्कूल की छुट्टियां थी और वो भी श्याम के साथ जाने के लिए जिद करने लगा। श्याम और उसकी बीवी चिंटू को बहुत समझाते हैं, लेकिन चिंटू जिद करता है और श्याम उसे अपने साथ ले आता है, लेकिन उसे समझाता है कि वो घर के आसपास ही रहे क्योंकि यहाँ जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी हैं। एक दिन जब श्याम सरकारी काम से कहीं बाहर गया हुआ था, तभी चंगू डाकू और उसके आदमी आकर उसके घर पर हमला कर देते हैं। लेकिन श्याम को वहां ना पाकर वो बहुत गुस्से होता है और गुस्से में चिंटू को उठाकर ले जाता है। चलो उठा लो इसके बच्चे को, अपने आप आएगा वो पीछे पीछे। चंगू और उसके साथी चिंटू को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। श्याम को जैसी ही खबर मिलती है वो घबरा जाता है और चंगू डाकू पर हमला करने के लिए पुलिस से सहायता मांगता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे और फोर्स आने तक के लिए इंतजार करने को कहता है। डाकुओं के अड्डे पर अकेला चिंटू पहले तो डरता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पे एक मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ती है। मधुमक्खियों का छत्ता देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है। शाम होने पर जैसे ही सभी डाकू खाने पीने में व्यस्त थे, तभी चिंटू अपने आप को एक कंबल से ढककर मधुमक्खियों के छत्ते पर बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है। पत्थर लगते ही मधुमक्खियां गुस्से में आ जाती हैं और वो सभी डाकुओं पर हमला कर देती हैं। मधुमक्खियों का हमला होता देखकर डाकू घबरा जाते हैं और उनके डंक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मधुमक्खियां चंगू डाकू को भी घेर लेती हैं। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हटाओ कोई इनको। और चिंटू मौका देखकर वहां से फरार होकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी आधे रास्ते में उसे अपने पापा और पुलिस मिलती है। चिंटू उन्हें डाकुओं के अड्डे के बारे में बताता है। पुलिस डाकुओं के अड्डे को घेर लेती है, लेकिन पुलिस का आधा काम तो मधुमक्खियों ने ही कर दिया था। पुलिस को सभी डाकू घायल अवस्था में मिलते हैं और इस तरह चिंटू की सूझबूझ और मधुमक्खियों के छत्ते की सहायता से चंगू डाकू का आतंक खत्म हो जाता है और सभी लोग चिंटू की बहुत तारीफ करते हैं। नीलू और सरिता शहर में रहते थे। वो दोनों एक फूड कंपनी में काम करते थे।
वहीं दोनों आपस में मिले और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद भी वो दोनों उसी कंपनी में काम किया करते थे। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक साल भी ऐसे ही गर्मियों के दिनों में उन्हें 3-4 दिन की छुट्टियां मिलने वाली थी। तो नीलू के दोस्त ने उससे पूछा, अरे भाई नीलू, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में इस बार? अरे हाँ रमेश, इस बार हम कहीं बड़े शहर में नहीं जा रहे। इस बार हम गांव में और एक हेरिटेज वॉक के लिए जंगल में घूमने जा रहे हैं। और छुट्टियां मिलते ही दोनों एक पहाड़ी के क्षेत्र में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक गांव में ठहरते हैं। अगले दिन वो लोग सुबह ही गांव की एक टैक्सी लेकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। टैक्सी वाला उन्हें पहाड़ के नीचे उतार देता है और कहता है, अरे साहब, आप यहाँ से पैदल जाइए और पहाड़ी के चोटी पर मंदिर है, वहाँ से घूम कर आइए। मैं शाम को आपको यहाँ लेने आ जाऊँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। यहाँ पे नेटवर्क की कोई कमी नहीं है। टैक्सी के वहाँ से जाते ही दोनों जंगल में घूमने निकल जाते हैं। जंगल में घूमने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता बना हुआ था। दोनों उस रास्ते पर चलते चलते जंगल के मनोहारी दृश्य देखने लगे और ना जाने कब जंगल के बीचों बीच खो गए। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। शाम ढलने को थी, तभी हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई, लेकिन तब तक शाम होने लगी थी और वो जंगल के इतने अंदर आ चुके थे कि उन्हें रास्ता कहीं मिल नहीं रहा था। तभी अचानक नीलू की नजर दूर से एक रोशनी पर पड़ती है। वो उस दिशा में चल पड़ते हैं। वो नजदीक जाकर देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नीलू उस बूढ़ी औरत को नमस्कार करते हुए कहता है, अम्मा जी नमस्कार। हम यहाँ घूमने आए थे लेकिन जंगल में रास्ता खो गए हैं। क्या हमें यहाँ रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों बड़े आराम से मेरी झोपड़ी में रह सकते हो। वो बूढ़ी औरत उन लोगों के लिए झोपड़ी के कोने में बिस्तर लगा देती है। तभी सरिता उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा बुरा न माने तो बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने में है? अरे अरे बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर तुम मटन खाते हो तो आज पत्थर पर मैंने मटन पकाया है, आओ खा लो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और मटन का नाम सुनकर तो दोनों की भूख और बढ़ जाती है। तभी बूढ़ी औरत ने चूल्हे के पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे एक और पत्थर था और उसके अंदर मटन पक रहा था। बूढ़ी औरत ने उन्हें पत्थर पर पकाया हुआ मटन खिलाया। वो मटन दोनों को बहुत ही स्वाद लगा। अगली सुबह जब दोनों वहां से जाने लगे तो नीलू ने जाते जाते उस बूढ़ी औरत से पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी सीख ली। नीलू और सरिता ने पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के बारे में अपनी फूड कंपनी को बताया और उनकी फूड कंपनी ने पत्थर पर मटन को अपनी रेसिपी में रखा, जिससे उनकी बिक्री और बढ़ गई और उस बिक्री में से कुछ हिस्सा नीलू और सरिता को भी मिलने लगा और पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के कारण दोनों की अच्छी आमदनी होने लगी। और अब दोनों जब भी मौका मिलता उस जंगल में आकर उस बूढ़ी औरत को जरूर मिलते और उनसे पत्थर पर और स्वादिष्ट चीजें बनाने की रेसिपी सीखते। एक समय की बात है, एक गांव में नंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता मरते समय उसके नाम काफी जमीन छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने कभी अपनी जमीन पर खेती नहीं की थी। वो तो बस अपने 1-2 नौकरों के साथ अय्याशी करता रहता था और जब पैसों की जरूरत होती थी तो थोड़ी सी जमीन बेच दिया करता था। उसकी इस आदत से उसका एक वफादार नौकर रामू बहुत परेशान था। एक दिन उसने नंदू से कहा, अरे नंदू बाबा, आप थोड़ा काम काज भी कर लिया कीजिए। अरे आप ना करो तो हमें जमीन पर काम करने दिया करो। ऐसे कब तक जमीन बेचकर गुजारा होगा? अरे काका मजे करो तुम, मेरे जीते जी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ, मेरे लिए खाने को कुछ अच्छा सा लेकर आओ। जैसी आपकी मर्जी बेटा। नंदू की एक खासियत थी, वो दिल का बहुत ही अच्छा था। एक दिन जब वो अपने घर के अंदर आराम कर रहा था तभी उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर एक भिखारी खाने के लिए कुछ मांग रहा था, लेकिन रामू काका उसे भगा रहे थे। अरे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तभी नंदू ने आवाज सुनकर, अरे काका कौन है, बुला लो इसे, खिला दो रोटी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रामू काका उस भिखारी को अंदर बुला लेता है
और नंदू बड़े प्यार से उसे रोटी खिलाता है। रोटी खाने के बाद वो भिखारी नंदू का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। और नंदू जैसे ही उसे दरवाजे पर छोड़कर आता है, वो देखता है कि वो भिखारी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का टमाटर पड़ा था। ये देखकर नंदू फटाफट दरवाजे के बाहर जाता है, लेकिन उससे वो भिखारी कहीं नजर नहीं आता। नंदू उस गोल्डन टमाटर को भगवान की मर्जी समझकर अपने पास रख लेता है और फिर से अपनी जमीन बेचकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी सारी जमीन बिक जाती है। अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर उस टमाटर पर पड़ती है और वो उसे लेकर शहर में सुनार के पास जाता है। वो जैसे ही टमाटर बेचने के लिए सुनार के पास जाता है, तभी अचानक उससे 2-3 लड़के वहां आ जाते हैं और उससे काम मांगने लगते हैं। नंदू उनसे कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे काम दे सकता हूँ, मैं तो खुद बेच बेच कर गुजारा कर रहा हूँ। तभी उनमें से एक लड़का उससे कहता है, अरे भाई साहब ऐसी बात है तो आ जाओ ना, हमारे साथ भीख मांगने चलो। नंदू को उसकी ये बात बहुत चुभ जाती है और वो गोल्डन टमाटर सुनार को बेचता है, जिससे उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं और वो गांव में जाकर काफी सारी जमीन खरीद लेता है और उन लड़कों को वहां पे काम पर लगा देता है और सभी लोग बड़ी मेहनत से उसकी जमीन पर काम करते हैं और ढेर सारे टमाटर उगाते हैं, जिन्हें बेचकर नंदू की काफी अच्छी कमाई होती है और वो इससे और ज़मीन खरीदता है और खेती करता है। अब उसके पास ढेर सारी ज़मीन हो जाती है और ढेर सारे खेती के लिए नौकर भी। इस तरह एक भिखारी द्वारा दिए गए गोल्डन टमाटर से नंदू की किस्मत बदल जाती है और वो फिर से खुशहाली भरा जीवन जीने लगता है, ज़मीन बेचकर नहीं बल्कि ज़मीन पर फसल उगाकर, और वो भी टमाटर की।